चलिए देखिए, अभी हम लोग जो है निबंध की जीआईसी प्रवक्ता मुख्य परीक्षा 2026 के लिए मैंने निबंध की रणनीति आप लोगों को समझाई थी। उस दिन मुझे पता ही नहीं था कि केवल सोशोलॉजी और ज्योग्राफी का ही रिजल्ट आया हुआ है। बाकी अब धीरे धीरे आ रहे हैं, इसलिए 2 दिन में गैप कर दिया। आज से रेगुलर क्लास शुरू है और मैं 90% की बात आप लोगों से करता हूँ और पहला निबंध लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो पहला निबंध है हमारा साहित्य और मानव मूल्य, एकदम निर्धारित शब्दों का है। इसकी शब्द संख्या केवल 1008 है। और देखिए, तो सबसे पहले इस निबंध का विषय प्रवाह हम लोग समझ लेते हैं। विषय प्रवाह का मतलब है निबंध का ढांचा, मतलब निबंध में कितने स्टेप हैं और कौन स्टेप किसके बाद आता है, किस स्टेप में क्या है। तो इस तरह इस ढांचे को अगर आप दिमाग में रखते हैं तो पूरा निबंध आपके दिमाग में रहेगा। तो इसको समझते हैं। देखिए, साहित्य और मानव मूल्य, विषय प्रवाह। विषय प्रवाह माने ढांचा। तो सबसे पहले इसकी प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना हम दे देंगे। तो साहित्य और मानव मूल्य वास्तव में दो विषय वस्तुएं हैं। तो यहाँ पर प्रस्तावना में हम साहित्य और मानव मूल्यों के बीच जो अंतर संबंध है उनको गहराई से हम दिखाएंगे और प्रासंगिकता बताएंगे। यही हमारी प्रस्तावना होगी। उसके नीचे फिर हम आएंगे तो बताएंगे डिटेल में कि साहित्य क्या होता है। उसके बाद फिर जब हम आएंगे तो बताएंगे मानव मूल्य क्या होता है, क्या होते हैं, क्या है। उसके बाद फिर हम बताएंगे कि साहित्य किस तरह मानव मूल्यों का प्रचार करता है, प्रसार करता है और इनका महिमा मंडन करता है, अर्थात इनका प्रवक्ता बनता है, इनका वकील बनता है, ताकि मानवीय मूल्यों को ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार हो सके, जिससे जो मानवता है उसका जो है अधिकाधिक उत्थान हो सके और वह स्वर्णिम भविष्य की ओर अग्रसर हो सके। तो यहाँ पर अब हम साहित्य में बताएंगे कि भक्ति काल में किस तरह से मानव मूल्यों का प्रचार प्रसार व महिमा मंडन भक्त कवियों के द्वारा किया गया। फिर रीत काल में किस तरह से साहित्य के माध्यम से मानव मूल्यों का प्रचार प्रसार और महिमा मंडन किया गया। फिर हम आगे बताएंगे कि आधुनिक काल में किस तरह से साहित्य के द्वारा मानव मूल्यों का प्रचार प्रसार और महिमा मंडन किया गया। फिर हम ये उत्तराधुनिक काल की वर्तमान की जो पतनोन्मुख स्थिति है, पतन की ओर जाती हुई स्थिति या दुर्दशा है, उसको हम इंगित करेंगे, उसको स्पष्ट करेंगे किस तरह साहित्य मूल्यों का जो अंतर संबंध है वो लड़खड़ा गया है और जिसके कारण वेदना और मानव पीड़ाएं बढ़ रही हैं। उसके बाद फिर हम लास्ट में निष्कर्ष दे देंगे कि ये जो संबंध साहित्य और मानव मूल्यों का क्षीण हो गया है उत्तराधुनिक काल में, इसको पुनः जोड़ना होगा, क्योंकि साहित्य और मानव मूल्य ये नाव और गाड़ी जैसे हैं और दोनों मिलकर मानव की चेतना जगाते हैं और उसको उत्थान की ओर अग्रसर करते हैं। तभी हमारी भावी पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित और समुन्नत हो सकेगा। तो इतनी ही बात हम लोगों को कहनी है, इसी को डिटेल में बताया जाएगा। देखिए, ये साहित्य और मानव मूल्य। मेरे निबंध में आपको कुछ नहीं करना, पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम सब लगे हुए हैं, बस केवल तैयार करके आपको लिख देना। तो स्टेट मनुष्य ही साहित्य का साक्ष्य और लक्ष्य है। तो बड़ी सारगर्भित बात हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कही है कि मनुष्य ही साहित्य का साक्ष्य है। साक्ष्य माने होता है गवाह, प्रमाण, प्रमाण देने वाला। तो मनुष्य किस तरह साहित्य का गवाह है। अब देखिए, साहित्य में जो कुछ लिखा जाता है वो केवल मनोरंजन तो है नहीं, उसमें क्या होता है, मानव का जो वास्तविक जीवन है, उसके जो सुख हैं, जो दुख हैं, उसके संघर्ष हैं, ऐतिहासिक जो मानव की यात्रा है, यही सब तो लिखे उसमें होते हैं। और गवाह कैसे बनते हैं, जब हम उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, तो लगता है हाँ एकदम सही तो लिखा हुआ है और सब कुछ यही यही तो हो ही रहा है। अब जैसे वर्तमान में आप देखिए, नारियां अभी भी व्यक्ति के रूप में समाज में पहचान बनाने के लिए संघर्ष ही तो कर रही है, अभी बन नहीं पाई है उनकी। महाभ्रष्टाचार हो रहा है, एक एक सीट कुछ लोग बताते हैं कि बिकी जा रही है सबकी सब, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते चले जा रहे हैं। और जो नेता हैं, विश्व गुरु हैं, अपनी अपनी तनख्वाहें सब बढ़ा लिए हैं, लाखों रुपए उन्हें महीने में मिलते हैं, उसके साथ ढेर सारी सुविधाएं मिलती हैं। और क्या करते हैं, जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें कटौती हो रही है,
8,000 12,000 रुपए में शिक्षा मित्र रखे जा रहे हैं। अगर शिक्षा मित्र अपने परिवार का खर्च 12,000 रुपए महीने में चला सकता है तो नेता को लाखों रुपए किस बात का चाहिए? और अगर परिवार चलाने के लिए महीने में लाखों रुपए चाहिए तो शिक्षा मित्र के साथ इस तरह 12,000 का व्यवहार ये महादोगलापन नहीं तो और क्या है? तो ढेर सारी समस्याएं हमारे सामने खड़ी हैं। साहित्य में इन्हीं का निरूपण और चित्रण ही तो होता है, उसको संकुचित अर्थ में साहित्य मत लीजिए। पत्रकारिता भी तो साहित्य का ही एक अंग है, देख रहे हैं ना। तो ये चित्र तो मनुष्य इसका गवाह बन जाता है। जो हमारे ऐतिहासिक संघर्ष है, जो हमारा इतिहास रहा है, तरह तरह के आक्रांताओं ने आक्रमण किए, ढेर सारी समाज की दशा दुर्दशा हुई, ढेर सारा शोषण, पीड़ा, अन्याय, जात पात, अंधविश्वास फैले रहे। तो वो साहित्य के माध्यम से ही तो भूतकाल की हमें जानकारी होती है कि ऐसा ऐसा हमारे साथ होता रहा या ऐसा हम अपने लोगों के साथ करते रहे, तो हम उसके गवाह बनते हैं। आज जो हो रहा है तो उसके गवाह बनते हैं। इस तरह मनुष्य ही तो साहित्य का साक्ष्य है, गवाह है, देख रहे हैं ना। वही प्रमाणित करता है कि ये सब बातें सही है। दूसरी बात है कि मनुष्य साहित्य का लक्ष्य है, सही बात है। साहित्य का उद्देश्य क्या है? मानव का कल्याण करना। देखिए, पशु साहित्य की रचना कर नहीं सकता, साहित्य को समझ नहीं सकता, तो न रचना कर सकता है न समझ सकता है। तो पशु के लिए साहित्य निरर्थक है। देवता स्वतः प्रज्ञ है, उसको साहित्य की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ना पशु को साहित्य की आवश्यकता है और ना देवता को है, तो है किसको? मनुष्य को। साहित्य की रचना कौन करता है? मनुष्य। किसके लिए करता है? मनुष्य के लिए। तो मनुष्य के द्वारा मनुष्य के लिए जो कुछ रचना की जाती है उसको हम साहित्य कहते हैं। और किस लिए की जाती है? ताकि मानवता का ज्यादा से ज्यादा कल्याण और विकास हो सके। जो मनुष्य है वो पशुत्व को छोड़ करके ज्यादा से ज्यादा श्रेष्ठ मानव हो सके। तो यही बात हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहना चाह रहे हैं। अब देखिए आगे यही बात कही जा रही है कि साहित्य और मानव मूल्यों का अटूट संबंध है। भाई एक दूसरे से अविच्छिन्न रूप से दोनों जुड़े हुए हैं। मानव मूल्य श्रेष्ठ मानव मूल्य है स्वतंत्रता, समानता, न्याय, भ्रातृत्व, योग्यता का सम्मान, श्रम का महत्व, भेदभाव का अभाव। यही तो श्रेष्ठ मानव मूल्य है। और साहित्य क्या करता है? इन्हीं श्रेष्ठ मानव मूल्यों को लेकर के अपनी रचनाएं करता है। तो साहित्य को कच्चा माल कौन उपलब्ध करा रहा है? मानव मूल्य। और इन्हीं मानव मूल्यों की प्रतिष्ठा, प्रसार, महिमा मंडन साहित्य कलात्मक तरीके से करता है और समाज के सामने प्रस्तुत कर देता है, ताकि ये बातें, ये मूल्य लोगों के दिलों को छुए और इन मूल्यों को अपनाएं। तो जब इन मूल्यों को अपनाते हैं तो वे श्रेष्ठ मानव बनते हैं। तो देख रहे हैं इस तरह का संबंध है। तो साहित्य और मानव मूल्यों का अटूट संबंध है। ये परस्पर अन्योन्याश्रित, अन्योन्याश्रित माने एक दूसरे पर परस्पर आश्रित। साहित्य मानव मूल्यों को प्रभावित करता है, मानव मूल्य साहित्य को प्रभावित करते हैं। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात एक और एक जुड़ करके 11 हो जाते हैं। तो ये बात कही जा रही है, इसीलिए बात कही जा रहा है कि परस्पर अन्योन्याश्रित है। यह साहित्य यदि शरीर है तो मानव मूल्य उसका प्राण तत्व, मानव मूल्य ही इसकी कोर सामग्री होते हैं। इन्हीं मानव मूल्यों के प्रसार के लिए ही तो साहित्य की रचना होती है। तो यही मानव मूल्यों का प्रसार साहित्य करता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि साहित्य यदि शरीर है तो मानव मूल्य उसका प्राण तत्व। साहित्य और मानव मूल्य दोनों का केंद्र बिंदु मानव है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य मानव कल्याण है। दोनों का सृजन मानव द्वारा मानव एवं मानवता के कल्याण और विकास के लिए किया जाता है। तो साहित्य का सृजन कौन करता है? मानव। मानव मूल्यों का सृजन किसने किया? कि ये कसौटियां मानवता के लिए अच्छी हैं, ये भी मानव ही ने ही की। हाँ, एक मानव ने नहीं की, किसी मानव समाज ने संयुक्त रूप से की है। इसलिए मूल्य जो है संस्कृति का भी प्राण होते हैं। और मूल्यों की जो भिन्नताएं हैं वही तो विभिन्न संस्कृतियों के बीच की भिन्नताएं होती हैं। तो ये चीज है। तो दोनों का सृजन मानव द्वारा मानव और मानवता के कल्याण और विकास के लिए किया जाता है। और इन्हीं लक्ष्यों अर्थात इन्हीं मूल्यों की प्राप्ति के लिए सक्रिय होते हैं। गतिमान मन, जैसे कार है तो ऐसे समझिए, स्टार्ट हो गई तो सक्रिय हो गई, जब चलने लगी तब वो गतिमान कहलाती है। तो सक्रिय माने एक्टिवेट,
गतिमान माने मोबिलाइज हो गए, चलने लगी। और फलदायी माने लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाए तो उसको कहते हैं फल प्राप्त हो गया। तो इन्हीं लक्ष्यों या इन्हीं मूल्यों को प्राप्त करने के लिए साहित्य और मानव मूल्य दोनों के दोनों सक्रिय, गतिमान और फलदायी होते हैं। नेक्स्ट बात, साथ ही दोनों की उत्पत्ति, चाहे साहित्य हो चाहे मानव मूल्य हो, दोनों की उत्पत्ति हमें उन गहरे उपजाऊ विश्वासों में देखने को मिलती है जो युगों युगों से सभ्यताओं को सींचते आए हैं। देखिए विश्वास क्या है? कोई भी विचार, कोई भी सिद्धांत, कोई भी बात जिसको हम सच मानते हैं, हम क्या, मैं सच मानता हूं, ये व्यक्तिगत विश्वास होते हैं, तो मैं सच मानता हूं, तो उसको हम विश्वास कहते हैं। अब जैसे विश्वास बदल भी जाते हैं बड़ी आसानी से, जैसे घटा गिरी हुई है, हमें पूरा विश्वास है कि आज पानी बरसेगा, लेकिन पानी जब नहीं बरसा, धूप निकल आई, तो हमने जान लिया कि ये विश्वास हमारा ठीक नहीं था और हम मुस्कराए और बस कोई कष्ट पीड़ा हमें नहीं हुई। यही जब इन विश्वासों पर जब भयंकर विश्वास हम करने लगते हैं, इनको हम अपनी जीवन शैली में अपना लेते हैं, अर्थात इन्हें अपने गले में हम पहन लेते हैं, इन पर हम अमल करते हैं, तो फिर ये मूल्य हो जाते हैं। जैसे हमारा विश्वास है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। अब इस बात को जब हमने अपना लिया, ये आभूषण हमने गले में पहन लिया, तो चाहे सजीव निर्जीव जितने भी प्राणी हैं, सबके प्रति दया और करुणा का मूल्य हमारे अंदर आएगा कि नहीं आएगा, और उसका हम पालन करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए है बात कि नहीं? तो इस तरह विश्वास मूल्य में बदल जाता है। लेकिन जब वो मूल्य के रूप में हम किसी विश्वास को अपना लेते हैं तो उसका छोड़ना सहज नहीं होता, फिर धरती हिल जाती है। जैसे छोटा बच्चा है, उसको ये विश्वास हो गया कि परिवार ही अंतिम सहारा होता है, परिवार ही सब कुछ है। अब वो ये विश्वास उसका अडिग विश्वास हो गया। अब वो बड़ा हुआ, वो नौकरी पाया, अपने लिए कुछ नहीं किया, सब परिवार के लिए करता चला गया, तो मूल्य बन गया ना उसका ये। अब उसके बाद माता पिता भाई बहन जब उसके साथ भीषण गद्दारी किए, तब धरती हिल गई, भूकंप आ गया ना, फिर महावेदना होती है, व्यक्ति बिखर के रह जाता है, बहुत देर हो चुकी होती है। तो मूल्यों को छोड़ना, मूल्यों को चोट पड़ना सहज बात नहीं होती, वहां भूकंप आ जाते हैं। तो ये अंतर विश्वास और मूल्यों में हुआ करता है। तो जब पहले हमने कुछ चीज़ों को सच माना, उन पर विश्वास किया, लंबे समय तक जब वो खरी पाई गई तो उन्हीं को हमने मूल्यों में ढाल लिया, अपना लिया, अपने गले में डाल लिया। इसीलिए कहा जाता है कि साहित्य और मानव मूल्यों की जड़ें हमें उन गहरे उपजाऊ विश्वासों में देखने को मिलती हैं जो युगों युगों से सभ्यताओं को सींचते आए हैं। और ये उपजाऊ विश्वास क्या है? ये स्वतंत्रता है, समानता है, न्याय है, भ्रातृत्व है, भेदभाव का अभाव है, श्रम का महत्व है, योग्यता का सम्मान है। यही चीजें तो हैं ही। अब उसके बाद फिर ये मूल्य बन गए कालांतर में, तो यही बात कही जा रही है। अब नेक्स्ट पैरा पर आते साहित्य का शाब्दिक अर्थ। साहित्य क्या है? तो साहित्य जो है सहित शब्द से बना हुआ। सहित माने कल्याण, कल्याण की भावना। अब किस तरह का कल्याण? एक तो व्यक्तिगत कल्याण होता है, स्व माने मैं। तो ये संकुचित कल्याण है। जब हम सोचते हैं केवल और केवल अपने कल्याण के बारे में, तो इसको संकुचित स्व कहा जाता है या व्यक्तिगत हित चिंतन कहा जाता है। तो अगर हम केवल स्वयं के बारे में सोचते हैं तो ये संकुचित स्व है, हमारा व्यक्तिगत हित चिंतन है, और इसको साहित्य नहीं कहते। रचना हो सकती, जैसे एक ग्रामीण सोच रहा है कि रहने को घर को मकान हो अट्टदार। गांव में अट्टदार मकान कब होगा? जब कम से कम वो 2 मंजिल का होगा, मतलब पक्का मकान होगा। तो रहने को घर को मकान हो अट्टदार, हाथ सिलबट्टा पर उछट्ठा दई चलत जाए। भैयन मोन मान हो, बढ़ी यान बान हो, देहू में जान हो और दंड हो पिलत जाए। द्वार बदी गैया हो, घर में लुगैया हो, बैंक में रुपया हो, हौसला खिलत जाए। रोज नाम चाह में रोज रोज मौज आती रहे, ऐसी बने योजना तो भोजन मिलत जाए। तो ये केवल व्यक्तिगत हित चिंतन है, इसको साहित्य नहीं कहा जा सकता, बस रचना है। साहित्य क्या है? समष्टिगत हित चिंतन पर आधारित है। समष्टि माने समग्र, संपूर्ण मानवता के हित में चिंतन किया जाए या संपूर्ण समाज के हित में चिंतन किया जाए, तो वो जो समष्टिगत हित चिंतन है उसको हम साहित्य कहते हैं।
तो ये चीज है। तो यही बात कही, साहित्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है जिसमें हित की भावना सन्निहित हो। साहित्य का हित चिंतन व्यक्तिगत हित चिंतन जो संकुचित स्व पर आधारित होता है से पृथक समष्टि गति होता है, मतलब समग्र के हित के चिंतन पर आधारित होता है। इस प्रकार समष्टिगत हित चिंतन पर आधारित ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। तो ज्ञान इस तरह से समग्र के हित चिंतन पर आधारित ज्ञान राशि का जो ज्ञान राशि का जो संचित कोश है उसका नाम साहित्य है। अब देखिए इसमें आता क्या है, जैसे समाज में या संपूर्ण विश्व में सामाजिक और आर्थिक समानता लाना, मानव गरिमा का सम्मान करना। मानव गरिमा माने ईसाइयत से आया कि मानव विश्व में सर्वश्रेष्ठ है, मानव की अतुलनीय क्षमताएं हैं, मानव पशुओं से सर्वथा भिन्न है, केवल मानव ही ऐसा है। मतलब ईसाइयत कहती मानव ईश्वर की संतान है, ईश्वर असीमित शक्तियों का स्रोत है। तो ईश्वर की संतान माने मानव भी बाप से उसे असीमित शक्तियां मिली हुई हैं जो पशुओं को नहीं मिली है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है, केवल मानव ही सृष्टि में ऐसा है जो अपना कल्याण करने में सक्षम है और दूसरों का कल्याण करने में सक्षम है। मानव के अतिरिक्त कोई सक्षम नहीं है। अब वो मानव जहां जैसा हो है तो ईश्वर की संतान ही, और ये अलौकिक शक्तियों का जो ईश्वरीय शक्ति पुंज है सारे मानवों के अंदर समाहित है। गरिमा माने दूसरों की निगाह में मानव की इज्जत। तो जो दूसरे हैं अलौकिक शक्तिपुंज है, किसी को लूला लंगड़ा पागल मानकर उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ न किया जाए, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है, वो ईश्वर का पुत्र है, वही अलौकिक शक्तिपुंज उसके अंदर उपस्थित है। तो दूसरों की निगाह में जो मानव की इज्जत है उसको मानवीय गरिमा कहते हैं। ठीक, खुद की निगाह में जो मानव की इज्जत है कि हम पशु नहीं है, हम मानव, हम असीमित शक्तियों के स्रोत है, उसको हम आत्मसम्मान कहते हैं। तो स्वयं की निगाह में व्यक्ति की इज्जत आत्मसम्मान है, दूसरों की निगाह में व्यक्ति की इज्जत गरिमा है। समझ गए? ये चीज है ज्ञान राशि। हाँ, तो ये मानवीय गरिमा का सम्मान करना, पर्यावरण का संरक्षण करना, विरासत का संरक्षण करना, समाज कल्याण करना, तो ये सब समष्टिगत हित चिंतन है। अपनी जीवन शैली का संरक्षण करना, तो जीवन शैली सामाजिक होती तो अपनी जीवन शैली का संरक्षण करना ये भी साहित्य के अंतर्गत आ जाएगा। जब काली अंधेरी रात थी, मुस्लिम अत्याचार से सारा समाज ही बिखर रहा था, तो गुरु गोविंद सिंह कहते हैं कि अब सब रिद्धिन सिद्धिन पे हमारो नई नेक हुआ ललचावे। अब रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त करने के लिए जंगल में तपस्या करने पे मेरा मन नहीं लगता। जूझ मरो रण में तज भय तुमको प्रभु श्याम कहो बर पावे। धन्य जियो तेहि को जग में मुक्ते हरि चित्त में युद्ध विचारे। देह अनित्य न नित्य रहे जस नाव चढ़े भव सागर तारे। तो ये संपूर्ण समाज के जीवन मूल्यों के संरक्षण के लिए किया गया आह्वान है, ये साहित्य है। इसी तरह भूषण कहते हैं शिवाजी से, क्योंकि वेद राखे विदित पुराण पर सिद्ध राखे, राम नाम राख लिए रसना सुघर में। हिंदू ने की चोटी राखी रोटी, सिपाही ने की कांधे पे जनेऊ राखे, माला राखे उगर में। पेड़ राखे मुगल मरोड़ पात साहे राखे, पीस राखे बैरिन हैदान राखे कर में। राजन की हद राखी तेग बल, शिवराज देव राखे देवल, स्वधर्म राखे घर में। ये देख रहे हैं ना, ये भी जीवन मूल्यों के संरक्षण के लिए और पुकार लगाई जा रही है, प्रशंसा की जा रही है। तो यही बात कही जा रही है, ये बात है। नेक्स्ट है ये। अब देखिए मूल्य क्या है, तो अभी मैं संक्षेप में आपको बताया था। ऐसे देखिए मूल्य शब्द ही इंगित करता, मूल्य माने जो मूल्यवान है। अब किसके लिए मूल्यवान है? तो मानव मूल्य है, जो मानव संपूर्ण मानवों के लिए मूल्यवान है, अर्थात मानवता के लिए मूल्यवान है, वो मानव मूल्य कहलाते हैं। अब इनका स्वरूप क्या है? तो ये है क्या? पैमाने हैं, कसौटियां हैं, मानदंड हैं, जिन्हें हम समस्त मानव और संपूर्ण मानवता के लिए मूल्यवान समझते हैं। क्यों समझते हैं? क्योंकि ये मानव कल्याण की असीमित क्षमता है इनमें। तो यही सबके सब जो कसौटियां पैमाने हैं वो मानव मूल्य कहलाते हैं। यही बात कही जा रही है कि ऐसे समस्त मानदंड पैमाने कसौटियां जिन्हें हम मानव तथा मानवता के लिए मूल्यवान समझते हैं, मानव मूल्य कहलाते हैं। मानव मूल्यों के अनेक आयाम। अब जैसे ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है, मूल्य हो गया या नहीं हो गया? मूल्यवान है कि नहीं? अगर यही पैमाना नहीं होता
तो सब बेईमानी ऊपर उतारू होते, सब एक दूसरे की जेब काटते, सब एक दूसरे की चोरी करते, सब एक दूसरे की हत्या करते, पूरा समाज बिखर के रह जाता। देख रहे ना, तो मूल्यवान है कि नहीं है ये मूल्य, तो इसीलिए ये मूल्य कहलाते हैं। अब अनेक पहलू हैं इन मूल्यों के, तो देखिए तमाम पहलू, जैसे नैतिक मूल्य। तो अब देखिए नीति शास्त्र कई लोग पढ़ते हैं क्या, नीति माने होता है सही, तो शास्त्र माने अध्ययन का क्षेत्र, तो सही के अध्ययन का ये क्षेत्र है। तो जब सही का अध्ययन कैसे करेंगे, सही जानेंगे कि क्या होता है, गलत जानेंगे क्या होता है, तब आप ये इसकी व्याख्या करें गलत क्यों नहीं करना चाहिए, फिर इसकी व्याख्या होगा सही क्यों करना चाहिए। तो अध्ययन का वह क्षेत्र जो हमें सही और गलत की समझ देता है और सही पर चलने के लिए प्रेरित प्रोत्साहित करता है, नीति शास्त्र कहलाता है। तो जो नैतिक मूल्य हैं वो हमें सही गलत का मार्ग बताते हैं और सही पर चलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो ऐसे मूल्यों को हम नैतिक मूल्य कहते हैं, जैसे न्याय का मूल्य, ईमानदारी का मूल्य। फिर सामाजिक मूल्य क्या, सामाजिक अधिकार हमारे क्या हैं, सामाजिक कर्तव्य हमारे क्या हैं, इससे संबंधित जो भी कसौटियां हैं वो सामाजिक मूल्य कहलाती हैं। नेक्स्ट आर्थिक मूल्य हैं हमारे। अब आर्थिक मूल्य क्या है, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन आदि के साधन कैसे जुटाए जाएं, इसकी कसौटियां हैं। गलत तरीके अपनाने से बचा जाए, तो ये कसौटियां आर्थिक मूल्य कहलाती हैं। फिर राजनीतिक मूल्य हैं, तो इसी में क्या है, लोकतंत्र है, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, भ्रातृत्व, राष्ट्रीय सुरक्षा सब राजनीतिक मूल्यों में आ जाता है। फिर धार्मिक मूल्य है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, तो शांति, अहिंसा, प्रेम ये सब धार्मिक मूल्य हैं। फिर साहित्यिक मूल्य, साहित्य की कसौटियां क्या है, उसकी गुणवत्ता। अगर आप साहित्यकार हैं तो आपकी भाषा का प्रयोग कितना अनूठा है, इस आधार पर आपकी साहित्य की गुणवत्ता आकी जाएगी। आपकी ऐतिहासिक समझ हाँ कितनी ठीक ठाक है, कितनी पैनी है, इस आधार पर गुणवत्ता आकी जाएगी आपकी। और आपकी दार्शनिक समझ कितनी गहरी है। तो साहित्यिक मूल्य यही तीन होते हैं जो साहित्य की गुणवत्ता बताते हैं। तो यही तीन कसौटियां हैं, तो ये चीज कही जा रही है। अब जो मूल्य होते हैं वो क्या, देखिए नैतिक मूल्य तो सही और गलत बता देते हैं, जो शेष मूल्य है वो सही गलत नहीं बताते, अंतर कर देते हैं। तो इसलिए चूंकि संक्षेप में लिए ये हमें सही तथा गलत के बीच अंतर करना सिखाते हैं, क्या उचित है क्या अनुचित है ये हमें बताते हैं, क्या ग्राह्य है अर्थात स्वीकार करने योग्य है और क्या त्याज्य है, क्या त्यागने योग्य है ये हमें बताते हैं। और वांछनीय माने क्या हमें चाहिए और अवांछनीय क्या हमें नहीं चाहिए, इनके बीच में अंतर करने में हमें सक्षम बनाते हैं। अतः निर्णय लेने में हमारी सहायता करते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो तो वो सही का चुनाव करेगा, वांछनीय का चुनाव करेगा, उत्तम का चुनाव करेगा, श्रेष्ठ का चुनाव करेगा, है बात कि नहीं। तो इस तरह अंतर करने में सहायता करके उत्तम निर्णय लेने में हमारी सहायता करते हैं। नेक्स्ट बात कही जा रही है, मूल्य अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं, सही बात है, क्योंकि यही मानव को विवेकपूर्ण आचरण माने सही, वांछनीय, उत्तम आचरण क्या है बताते हैं, तथा विवेकपूर्ण दृष्टि की सही उत्तम मार्ग क्या है। आदमी इन्हीं मूल्यों के आधार पर निर्णय लेता है, उसके सामने स्थिति स्पष्ट होती है। तो मूल्य अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि यही मानव को विवेकपूर्ण आचरण तथा विवेकपूर्ण दृष्टि प्रदान करते हैं, जिससे वह स्वयं के तथा संपूर्ण समाज व मानवता के कल्याण और विकास में सक्षम हो सके, मतलब खुद भी खुश रह सके और मानवता को भी प्रसन्न रख सके, समाज को भी प्रसन्न रख सके, उसका भी ज्यादा ज्यादा कल्याण करने में सक्षम हो सके। तो ये बात कही जा रही, कब होगा ये, जब आप अपने प्रति जिम्मेदारी महसूस करेंगे और समाज के प्रति जिम्मेदारी महसूस करेंगे। तो जब अपने प्रति जो महसूस करेंगे तो खुद भी ठीक रहेंगे, जब खुद ठीक रहेंगे तभी तो समाज और मानवता का भला आप कर पाएंगे। जब खुद ठीक रहेंगे और समाज और मानवता के प्रति अपनी जिम्मेदारी महसूस करेंगे, तो ये बात कही जा रही है। तो ये अतः जीवन में अब देखिए, अगर आप खुद ठीक हैं, समाज और मानवता के बीच, समाज और मानवता के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह कर रहे हैं, उनके कल्याण विकास में योगदान कर रहे हैं,
तो आपसे ज्यादा श्रेष्ठ कौन है? कोई नहीं। तो अतः मानव जीवन में जो भी कुछ श्रेष्ठ है, जो कुछ भी उत्तम है, जो कुछ भी महत्वपूर्ण है, जो कुछ भी आवश्यक है, वही तो मूल्य है। यही बात कही जा रही है। अतः जीवन में श्रेष्ठता, गुणवत्ता एवं महत्ता की दृष्टि से जो आवश्यक है, जो उपयोगी है, वही मूल्य है। और इन्हीं मूल्यों से, इन्हीं श्रेष्ठ जो है कसौटियों से साहित्य आद्योपांत माने नख से लेकर सिख तक, शुरू से लेकर अंत तक, तो ये जो है आप्लावित रहा है, माने एकदम भरा हुआ रहा है। तो ये बात। अब साहित्य क्या करता है? मानव मूल्यों को उद्घाटित करता। उद्घाटित माने सामने लाता। समाज में ढेर सारी अच्छाइयां दबी हुई होती हैं। साहित्य क्या करता है? उन अच्छाइयों को ढूंढ करके उनको मुख्य धारा में, लोगों की निगाह में लाता है। जैसे प्रेमचंद की ईदगाह कहानी है, उसमें हामिद नाम का छोटा बच्चा मेले में जाता है। वहाँ वो मिठाइयाँ नहीं खरीदता है, वो खिलौने नहीं खरीदता है, वो एक चिमटा खरीदता है ताकि उसकी दादी के हाथ रोटी पकाने में न जले। तो इस तरह से देख रहे ना, तो ये क्या है? हामिद का बड़ों के प्रति सम्मान और करुणा के उदात्त मूल्य ही तो हैं। तो प्रेमचंद ढूंढ लाए, अपनी कहानी के माध्यम से कलात्मक प्रस्तुति करके समाज के मुख्य धारा में डाल दिए, जिससे करोड़ों अन्य बच्चे प्रेरणा लेंगे अपने आचरण को श्रेष्ठ बनाने के लिए। तो ये बात कही जा रही है। तो साहित्य मानव मूल्यों को उद्घाटित करता है। मानव मूल्यों के आयाम माने पहलू बताता है। हमेशा ये नहीं होता है कि आराम से आप जान लो कि ये मूल्य है और इसका हम पालन करें ना। कोई मूल्य होता है, कई पहलू होते हैं, कई परिस्थितियां आती हैं, उनमें मूल्य का स्वरूप बदल जाता है। तो ये सारे स्वरूपों को बताता है। जैसे जो प्रेम है वो केवल नायक और नायिका के बीच ही थोड़े होता है। आप ईश्वर से भी जो लगाव कर रखते हैं वो भी प्रेम ही तो है। प्रकृति से जो लगाव रखते हैं वो भी तो प्रेम ही है। तो इनके प्रति भी हो सकता है। तो इस तरह परिस्थितियों के अनुरूप जो है जो मूल्य है उसका स्वरूप बदल सकता है। यही बात कही जा रही है कि आयाम बताता है, उन्हीं की व्याख्या करता है। माने साहित्य केवल ये नहीं बताता कि मूल्य क्या है, वो ये भी बताता मूल्य क्यों है और इसका पालन करना महत्वपूर्ण क्यों है। ये चीज है। साहित्य केवल ये नहीं कहता कि सत्य बोलो, दया करो, वो ये भी बताता है, अपनी कहानियों, पात्रों के माध्यम से ये भी बताता है कि इन मूल्यों का पालन क्यों आवश्यक है, इनके पीछे का मनोविज्ञान क्या है। जैसे भगवती चरण वर्मा ने चित्र लिखा, उसमें पाप पुण्य की बड़ी सूक्ष्म व्याख्या की गई है कि जिसको पापी समझा गया वही तो पुण्य आत्मा निकला, जिसको पुण्य आत्मा जो सन्यासी था और योगी था, जिसको पुण्य आत्मा समझा गया वही तो असली पापी था। तो देख रहे हैं पाप पुण्य के बीच की जो सूक्ष्म रेखा है उस पर भगवती शरण वर्मा जी चलते हैं और मूल्यों को स्पष्ट करते चले जाते हैं। ये चीज नेक्स्ट है। साहित्य जो है मूल्यों का उनका महत्व व्यापक रूप में सुंदर ढंग से सामने लाता है। अब देखिए अगर कोई सीधी सपाट बात कह दी जाए तो लोगों के लिए उबाऊ हो जाती है। साहित्य क्या करता है, उसी बात को रस, छंद, अलंकार के माध्यम से और भावनाओं में पिरोकर इतने सुंदर ढंग से कहता है कि लोगों के दिल को छू जाता है। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो लोगों के जब दिल को छूती है बात, तो उसी बात को लोग अनुकरणीय मानते हैं और उस पर चलने का प्रयास करने लगते हैं। तो ये बात है साहित्य की। मानव मात्र के लिए हमें इन मूल्यों को, हाँ, और साहित्य क्या करता है, मानव मात्र के लिए हमें इन मूल्यों को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है, प्रोत्साहित करता है, मार्गदर्शित करता है, भीतर तक उद्दोलित करता है, प्रकंपित माने कपकपा देता है और मथने का कार्य करता, अर्थात भावनात्मक भूचाल हमारे अंदर ले आता है कि हम इन मानव मूल्यों का पालन करें। ये जो है गोदान लिखा उपन्यास प्रेमचंद ने, तो उसमें जो मरता हुआ होरी है तो दाता दीन और कुछ अन्य उस समय भी उसको ठगने लूटने का प्रयास करते हैं। तो जब पाठक इस बात को पढ़ता है तो उसका एकदम दिल दहल जाता है। तो यही बात कही जा रही है। मथने का कार्य करता है जिससे मानवीय दुर्बलताएं क्या होती हैं, अहंकार व्यक्ति का कि हम ऐसा काम करने लगेंगे तो हमारी इज्जत कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी, और लोभ
कि ये करने में कहीं हमारा बुरा ना हो जाए, समाज के कल्याण करने के चक्कर में। देख रहे हैं, तो जो साहित्य है वो व्यक्ति को प्रेरित, प्रोत्साहित, मार्गदर्शित, प्रकंपित, उद्वेलित करता है, मथता है कि वो मानवीय दुर्बलताएं, जो अहंकार और लोभ है, उससे मुक्त होकर सर्वहितकारी में दूसरे के लिए स्वरूप ग्रहण कर स्वयं तथा मानवता के उत्थान के लिए गंभीर रूप से तल्लीन हो सके। इस प्रकार साहित्य मानव मूल्यों का प्रवक्ता है, मानव को मानवीय मूल्य सिखाता है, उसे प्रेरित, प्रोत्साहित करता है कि वो व्यक्तिगत हित चिंतन से ऊपर उठकर संपूर्ण समाज और संपूर्ण मानवता के लिए कार्य करे। ये बात कही जा रही है। अब नेक्स्ट देखिए, संस्कृत साहित्य को मानवीय मूल्यों का आगार माने भंडार होता है, मानवीय मूल्यों का आगार माना जाता है। हिंदी साहित्य इस संदर्भ में उसका सक्षम मतलब संस्कृत साहित्य का सक्षम उत्तराधिकारी है। भगवान राम जीवन मूल्यों के साकार विग्रह, विज्ञा माने मूर्ति, तो साकार मूर्ति है जीवन मूल्यों के, इसीलिए भगवान राम ही केंद्र में है भारतीय संस्कृति के। जितना ज्यादा रामचरित्र का वर्णन हुआ साहित्य में, उतना और किसी चरित्र का नहीं हुआ है। ये बात है। देखिए, मंगल भवन अमंगलहारी द्रवौ सो दशरथ अजय, द्रव माने करुणा करिए हमारे ऊपर, करुणा माने दूसरों के दुख को देखकर दुखी होने का भाव करुणा कहलाता है। तो भगवान राम बड़े करुणामय हैं, दूसरों को दुख को देखकर तुरंत पिघल जाते हैं और वही विनती उनसे की जा रही है, तो करुणा का मूल्य आया। नेक्स्ट देखिए, प्रातः काल उठ कर रघुनाथा मातु पिता गुरु नावई माथा, तो ये बड़ों के सम्मान का मूल्य है, हर तरह से उसको निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे। नेक्स्ट, तुरंत विभीषण पीछे मेला आगे राम सही सुख सेला, तो रावण का जो हथियार था अपनी छाती पर ले लिए विभीषण को पीछे धकेल करके। तो ये जो मित्र का जो सर्वश्रेष्ठ मूल्य है उसका निर्वाह कर रहे हैं। ये चीज, राम व्यक्ति चरित्र नहीं मूल्य चरित्र हैं, इसीलिए रामचरित्र का वर्णन साहित्यकारों द्वारा अति व्यापक रूप में तरह तरह से किया गया है। तुलसी का रामराज श्रेष्ठ मानव मूल्यों का उत्तम संयोजन ही तो है। सही बात है कि राम राज बैठे त्रैलोका, तीनों जो लोग हैं हर्षित हो गए, गए सब शोका, उनके सारे दुख दूर हो गए। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक माने शारीरिक कष्ट किसी को नहीं हुआ, दैविक माने देवताओं ज्यादा कष्ट अकाल बाढ़ दिया जाता, वो किसी को नहीं हुआ। भौतिक माने धन संपदा संबंधित ताप माने कष्ट किसी को नहीं हुआ राम राज में। तो यही बात कही जा रही है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहुई व्यापा। नेक्स्ट, नहीं दरिद्र, कोई दरिद्र नहीं था माने निर्धन नहीं था, अर्था भाव में नहीं था, कोई दुखी नहीं था, कोई दीन माने लाचार असहाय नहीं था, नहीं कोई अबुध, कोई बुद्धिहीन नहीं था, न लक्षणहीना। और लोग ऐसा नहीं थे कि अकुशल हों, कौशलों की कमी नहीं थी, लोग कुशल थे। तो उस समय अलग से कौशल विकास जैसा कार्यक्रम आज जो चल रहा है उस तरह नहीं चलता था, लेकिन तब भी लोग कुशल ही थे। ये बात कही जा रही है। कबीर ने बाह्य आडंबरों पर जो चोट की है वह सार्वभौमिक मानव मूल्यों को संपूर्ण समाज में जगाने का प्रयास ही तो है। तो कबीर कहते हैं क्या, जप माला छापा तिलक सरय न एको काम। तो ये जप माला हाथ में पकड़ने से, छापा माने छापा लगाने से, बड़ा पूरे माथे पर तिलक लगाने से एको काम ना हो पाएगा। अब ये कबीर क्या कर रहे हैं यहाँ, कौन सा मानव मूल्य है, समानता का मानव मूल्य है। एक हाथ में माला अपना फेरे जा रहा है, पूरा छापा लगाए हुए है या तिलक लगाए हुए है, दूसरा नहीं लगाए हुए। तो ये मानव और मानवों के बीच भेदभाव है, और ये कोई सच्ची ईश्वरी भक्ति नहीं है, ये आडंबर है, यही कबीर बताते हैं। तो यहाँ वे मानव और मानव के बीच भेदभाव की निंदा करते हैं और ये कहते हैं कि इस सब आडंबर से कुछ नहीं होने वाला। तो समानता के मानव मूल्य की स्थापना कबीर कर रहे हैं। इसी तरह सूरदास गृहस्थ जीवन तथा पारिवारिक पृष्ठभूमि की आदर्श परिवार कैसा हो और उसके श्रेष्ठता का बखान करते हैं। तो इसी तरह सूरदास गृहस्थ जीवन तथा पारिवारिक पृष्ठभूमि पर मानव मूल्यों को सहज आलोक सहज प्रकाश भर देते हैं। देखिए ये छोटे से लिखा है,
बाल दशा सुख, पूरी बात ये थी किलकत कान घुटुरुअन आवत, भगवान कृष्ण जो है किलकारी मार के घुटनों के बल चल चल रहे हैं। कहाँ? मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ बैधावत। तो मणियों से जो मणियों से युक्त जो नंद बाबा का आंगन है, उसमें मणियों में अपनी छवि देख करके उसको पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। बाल दशा सुख निरख यशोदा, बच्चे की इस नासमझी और जो सुख है, निरख यशोदा पुनि पुनि नंद बुलावत। तो नंद बाबा को वो बुला रहे हैं कि देखिए किस तरह से बाल लीला हो रही है। और जब वो आते हैं तो गांव में महिलाओं की स्थिति होती है कि नजर न लग जाए हमारे बच्चे को। तो जब नंद बाबा आ जाते हैं तो इन्हें जो है अपना गोद में ले लेती हैं और अपने आंचल से अपनी छाती को ढक के इनको दूध पिलाने लगती हैं। तो ये वात्सल्य भाव से सूरदास जी भर देते हैं, अचारा तन लय ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। तो ये चीज प्रेम मार्गी कवियों ने अति विषम परिस्थितियों में भी जीवन जीने की चाह बनाए रखी, जो श्रेष्ठतम मानव मूल्य है। श्रेष्ठतम मानव मूल्य क्या है? जीवित रहना, फिर अपना कल्याण करना, दूसरों का कल्याण करना। ये तो तभी बात आएगी जब हम जीवित रहेंगे। तो उन मुसलमानों के मुस्लिम शासन के जो है बहुत निर्मम अत्याचारों से समाज बिखर रहा था, तो इन्होंने चाह बनाए रखी, क्योंकि इन्होंने बार बार कहा कि जो भगवान हैं वो केवल प्रेम नहीं करते, वो दुष्टों का दमन भी करते हैं। स्वामी रामानंद का देखिए ये दुआ है, आरत की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। तो देख रहे हैं ना, रीतकाल कवि जहां नैतिकता को दासी समझा जाता था, सब श्रृंगार रस में सब मस्त रहते थे, तो वहां पर भी कई रीतकालीन कवियों ने अपने नीति परक दोहों के माध्यम से समाज को लोकहित तथा परहित की पराकाष्ठा से जोड़ा है। ये बिहारी का दोहा है। दुसय दुराज माने अत्याचारी राजा, राजा का शासन। दुसय माने जो आसानी से सहा नहीं जा सकता। तो ऐसे अत्याचारी राजा के शासन में जो सहने में कठिन हो, प्रजानु माने प्रजा के दुख और संघर्ष क्यों, द्वंद्व माने संघर्ष क्यों न बढ़े, उसी तरह बढ़ते हैं जैसे अधिक अंधेरो जग करत मिल मावस रविचंद्र। जैसे अमावस की रात को सूर्य और चंद्रमा दोनों मिलकर के बहुत घनघोर अंधेरा कर देते हैं। तो यही स्थिति प्रजा की के भविष्य की हो जाती है अत्याचारी राजा के शासन में। ये बात बिहारी कहते हैं। नेक्स्ट, आधुनिक काल में भारतेंद्र युगीन साहित्य में सत्य, न्याय, त्याग और उदारता आदि मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था उत्पन्न करने तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम जगाने पर अधिक बल दिया गया है। सही बात है। जयशंकर प्रसाद जी को पढ़िए आप, तो वो लगभग पूरी तरह समर्पित हैं भूतकाल के गौरव को पुनः सामने लाने के लिए। और भारतेंद्र जी का साहित्य पढ़िए तो सत्य, न्याय, त्याग, उदारता, ये सब भारतेंद्र जी में भी है। तो ये चीज है। आधुनिक युग में जो उपन्यास है मानवीय मूल्यों का समावेश सर्वाधिक व्यापक फलक माने धरातल पर करते हैं। तो ये जो प्रेमचंद्र के उपन्यास हैं, तो ये तरह तरह के उपन्यास तरह तरह की शिक्षा देते हैं। जैसे निर्मला है, तो जो बेमेल विवाह है, जो दहेज की कुरीति है, उसके खात्मे के लिए ये जो है लिखा गया है। तो मानवतावादी मूल्य ही तो हैं जो प्रेमचंद जहां पर ये काम कर रहे हैं। तो ये चीज कर्म भूमि है इनका, वो जातिवाद के खात्मे पर आधारित है। तो ये गबन नाम का जो उपन्यास है नैतिक सुचिता पर आधारित है। सेवा सदन तो वेश्याओं के प्रति बहुत ही इज्जत और गरिमापूर्ण दृष्टि उपन्यास की है और उनके जीवन को सुधारने पर जोर देता है। तो इस तरह से जो प्रेमचंद एक महान उपन्यासकार हैं, कई उपन्यास उन्होंने लिखे हैं और उसमें किया क्या है, उन्होंने मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा की है, मानवीय मूल्यों का प्रसार किया और उनका महिमा मंडन किया है। नेक्स्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल महान समीक्षक कहे जाते हैं। उनकी समीक्षा का आधार मूल्य समीक्षा ही तो है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल स्पष्ट करते हैं कि साहित्य का मतलब है ऐसी रचना जो लोक मंगल का विधान करती है, अर्थात संपूर्ण लोक मंगल, लोक माने समाज,
मानवता के मंगल माने कल्याण का जो उपाय करती है रचना, वही साहित्य है। अगर कोई ऐसी रचना है जो लोक मंगल का साधन नहीं करती, तो उसे अधम साहित्य ही कहा जा सकती है, मतलब गिरा हुआ साहित्य या किसी तरह की रचना कही जा सकती है। तो देख रहे हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस आधार पर समीक्षा करते हैं साहित्य की? इस आधार पर कि उसमें लोक मंगल का कितना विधान किया गया है। लोक मंगल का विधान कैसे होता है? यही मानव मूल्य, श्रेय मानव मूल्यों पर किसने कितना जोर दिया है, उन मानव मूल्यों को समाज में कैसे फैलाया जाए, कैसे उनका महिमा मनन किया जाए, इसके उपाय जो बताया है। तो यही तो साहित्य की समीक्षा का भी, साहित्य की रचना का भी यही आधार है और साहित्य की समीक्षा का भी यही आधार है। तो ये बात कही जा रही है। तो इस तरह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा का आधार मूल्य समीक्षा ही तो है। देखिए, मूल्य समय सापेक्ष होते। देखिए, परिवर्तन सृष्टि का नियम है, सब कुछ परिवर्तित होता है, तो मूल्य भी समय के साथ बदलते रहते हैं, मैं समय के सापेक्ष होते हैं। अतीत काल में देखिए मूल्य क्या था? पितृ सत्तात्मक व्यवस्था थी, परिवार के मुखिया की बात को आंख बंद करके माना जाता था। आज ये मूल्य नहीं है, आज समानता और स्वतंत्रता का मूल्य है। देख रहे हैं ना, बदल गया ये चीज है। इसी तरह कल अतीत काल में बाल विवाह का मूल्य प्रचलित था, सती प्रथा का मूल्य प्रचलित था। देख रहे हैं ना, आज वयस्क विवाह का मूल्य है। महिलाओं की जो जीवन है, जो गरिमा है, वो मूल्यवान है। तो इस तरह ना बाल विवाह का मूल्य आज बचा है, ना सती प्रथा का मूल्य बचा है। पहले मूल्य क्या था? संतोष और सादगी, ग्रामीण जीवन था, लोग संतुष्ट रहते थे, अपना जो कुछ रूखा सूखा मिला सादा जीवन जीते थे। आज महत्वाकांक्षा का मूल्य है, नवाचार। नवाचार बने कुछ नए तरह की जुगाड़ कर लेना जिससे ज्यादा ज्यादा पैसा आ जाए। तो ये चीज है, आज महत्वाकांक्षा और नवाचार का मूल्य है। तो यही बात कही जा रही है कि मूल्य समय सापेक्ष होते हैं, समय के साथ नए मूल्यों की खोज होती है, नए मूल्यों का आविष्कार होता है। तो समय के साथ जो नए मूल्य हैं उनकी खोज होती है, आविष्कार होता है। सही बात है। अब डिजिटल क्रांति में हम लोग रह रहे हैं। जब डिजिटल क्रांति नहीं थी तो इस तरह के मूल्य नहीं थे। अब डिजिटल क्रांति आई तो नए मूल्यों की खोज हुई, आविष्कार हुआ। डिजिटल गोपनीयता का मूल्य आया कि नहीं आया? डिजिटल शिष्टाचार का मूल्य आया कि नहीं आया? डिजिटल समावेशन का मूल्य आ गया कि भाई सबको इस डिजिटल क्रांति के लाभ सभी तक पहुंचे। हरित मूल्य आ गया, पर्यावरण संरक्षण का, कि विकास हमारा सतत हो, पारिस्थितिकी न्याय हो, प्रकृति से हम उतना ही लें जितना हम उसको दें, उसका शोषण न करें। तो ये चीज है। जैव नैतिकता का मूल्य आ गया कि हम डिजाइनर बेबी नहीं मनाएंगे, मानव क्लोनिंग नहीं करेंगे, ये अनैतिक है। तो देख रहे, तो समय के साथ नए मूल्यों की खोज होती है, आविष्कार होता है। प्राप्त मूल्य जो है उसके परिष्कार करने, उनको शुद्ध बनाने की प्रक्रिया भी चलती रहती है। जैसे देशभक्ति का मूल्य आया तो लोग यही समझते थे कि भाई अपने सीमाओं की रक्षा करना, युद्ध जीत लेना देशभक्ति है। लेकिन मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी ने अपने साहित्य से स्थापित किया कि देश के अंदर जो गरीब हैं, किसान हैं, जो शोषित वंचित हैं, उनकी सेवा करना भी देशभक्ति ही है और सीमा पर प्राण देने से यह कम महत्वपूर्ण नहीं है। तो देख रहे हैं, इस तरह से साहित्य ने क्या किया, जो मूल्य था देशभक्ति राष्ट्रवाद का, उसका परिष्कार कर दिया उसको और शुद्ध बना दिया। तो प्राप्त मूल्यों के परिष्कार एवं अप्रासंगिक हो चले मूल्यों के बहिष्कार की प्रक्रिया भी चलती रहती है। सही बात है, बाल विवाह है, सती प्रथा, इनका बहिष्कार हो चुका और साहित्य के इसमें सक्षम भागीदारी होती है। सही बात है। इन सब चीजों में देख रहे हैं ना, मूल्यों की खोज में, मूल्यों के आविष्कार में, मूल्यों के परिष्कार में, मूल्यों के बहिष्कार में, तो साहित्य की सक्षम भागीदारी बनी है। अभी हम लोग देख रहे हैं होती है। मूल्य साहित्य पर संस्कृति व सभ्यता के दबाव एवं प्रभाव के रूप में कार्य करते भी, इसको समझे ये क्या है। तो मूल्य जो है, साहित्य पर जो मूल्य है वो संस्कृति और सभ्यता
के रूप में दबाव डालते हैं साहित्यकार पर कि उसकी स्वतंत्रता को सीमित करते हैं। कैसे? कोई भी साहित्यकार हो अपने समाज में पैदा होता है, अपने समाज से ही अपनी संस्कृति के मूल्यों को आत्मसात करता है कि नहीं करता? सभ्यता की जिस दौर में पैदा होता है उसकी सभ्यता को देखता है कि नहीं देखता है? इस तरह कोई साहित्यकार जहां जितना स्वतंत्र हो उसके अंदर वही अपनी संस्कृति के ही तो मूल्य भरे हुए हैं, इसलिए दबाव तो उस पर बन ही जाता है। जैसे तुलसीदास तो मुस्लिम अत्याचारों से पूरी व्यवस्था ही, पूरी संस्कृति ही बिखर रही थी। अब इनको जिम्मेदारी का भाव आया कि संस्कृति को, इस परिवार व्यवस्था को बिखरने से रोका कैसे जाए। तो मूल्यों ने ही तो तुलसीदास पर भीषण दबाव डाला। जब भीषण दबाव डाला तो उन्होंने रामचरितमानस की रचना की और इस तरह से उन्होंने पारिवारिक मूल्यों को बचा लिया। आदर्श पति, आदर्श पत्नी, आदर्श भाई सब तो उसमें स्थापित है। तो इस तरह साहित्यकार को जिम्मेदारी का एहसास करा के, जिम्मेदारी दबाव उस पर बनाकर उसको अपनी जिम्मेदारी पूरा करने के लिए जो मूल्य है वो बाध्य करते हैं। यही बात कही जा रही है। देखिए अब सही बात क्या है? ये जो मानवता है, माने विश्व के सारे मानवों को इकट्ठा कर लिया जाए तो मानवता हो गई। यही सब कुछ है, यही समग्र है। ये इसी ने व्यक्तिगत संयुक्त रूप से मानव मूल्यों को पैदा किया, इसी ने व्यक्तिगत समग्र रूप से साहित्य को पैदा किया। देख रहे हैं, दोनों यहीं से पैदा हो रहे हैं। तो वास्तव में मानवता सभी मानवीय मूल्यों की समष्टि है और उनका आधार भी है। मानव मूल्यों का संश्लिष्ट भाव माने मिला जुला भाव ही सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में साहित्य के तत्व, सत्व व मूल स्वरूप को निर्मित करता रहा। अब देखिए, मानव मूल्यों का केंद्रीय भाव क्या है? सत्यम माने जो सत्य है, शिवम माने जो कल्याणकारी है, वही सुंदर है। तो सत्यम शिवम सुंदरम ये मानव मूल्यों का केंद्र बिंदु है। यही जो सत्यम शिवम सुंदरम है, ये तो जो साहित्य है, यही साहित्य का तत्व, सत्व और मूल स्वरूप बन गया। यही बात कही जा रही है। देखिए, इनमें सीधा संबंध है कि आप जोड़ दिए, साहित्य का तत्व सत्वम हो गया और इसका जो सत्व है वो शिवम हो गया ना। ये सब मिलजुल के तीन बाई तीन हो जाते हैं। तो जो मानवता का या मूल दर्शन का सत्यम शिवम सुंदरम है, वही साहित्य का तत्व। तत्व माने साहित्य के घटक, सत्व माने साहित्य का निचोड़ और मूल स्वरूप माने साहित्य का लोकाभिमुख होना, मतलब लोक कल्याणकारी होना। तो ये चीज तो सत्यम शिवम सुंदरम की नकल करके इस साहित्य के तत्व, सत्व और मूल स्वरूप निर्मित हुए हैं। सही अर्थों में मानव निर्माण का श्रेय जिन उदात्त मानव मूल्यों को दिया जाता है। ये मानव मूल्य क्यों अस्तित्व में आए? मानव के श्रेष्ठ मानवों के निर्माण के लिए, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, भ्रातृत्व, ये सब। तो ये जो मानव मूल्य हैं ये पैदा हुए किस लिए हुए? ताकि मानवों का निर्माण, बेहतर मानवों का निर्माण किया जाए। और जो साहित्य है वो भी किस लिए? यही कि बेहतर मानवों का निर्माण किया जाए। तो दोनों एक ही लक्ष्य पर केंद्रित हैं। तो सही अर्थों में मानव निर्माण का श्रेय जिन उदात्त मानव मूल्यों को दिया जाता है, उसी प्रकार साहित्य को सभी के लिए निर्मित व प्रतिष्ठित करने का भी श्रेय इन्हीं उदात्त मानवीय मूल्यों को दिया जाता है। तो ये बात कही जा रही है। अब नेक्स्ट बात ये खेद का विषय है कि आज इस उत्तर आधुनिक काल में भौतिकता व नंगे यथार्थवाद, अब खाओ पियो और मौज करो की जीवन संस्कृति पनप रही है। मूल्यों से किसी को कोई लेना देना नहीं है। साहित्य घटिया हो गया, केवल मनोरंजन की वस्तु माना जाता है। तो इस तरह जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा समाज में करे तो कौन करे? इसलिए युवा पीढ़ी हमारी मूल्यों से विमुख होती जा रही है। तो देखिए, खाओ पियो और मौज करो की पॉपुलर संस्कृति की वकालत की जा रही है। साहित्य मनोरंजन का सस्ता साधन मात्र रह गया है। इसीलिए हमारी युवा पीढ़ी मानव मूल्यों से विलग होती जा रही है, जो समाज के लिए खतरनाक संकेत है। सही बात है। इससे क्या होता है? इससे समाज में संवेदनहीनता पैदा होती है, पशुता पैदा होती है, स्वार्थ लोलुपता पैदा होती है। इससे क्या हो? मानव कष्ट, मानव पीड़ा बढ़ते हैं, व्यक्तित्व का विखंडन हो जाता है। वैयक्तिक विघटन, वैयक्तिक विघटन माने सही गलत की सोच खत्म हो जाना और दूसरे लोग मूल्यहीन होने के कारण अति निर्ममय उस व्यक्ति के प्रति। पारिवारिक विघटन, निजी स्वार्थ में जो परिवार के सदस्य आपस में टकराते एक दूसरे को लौटते हैं,
परिवार कल्याण के लिए कोई आगे आने को तैयार नहीं होता, इसी को पारिवारिक विघटन कहा जाता है, सामाजिक विघटन। इसी तरह समाज में व्यक्ति और जो सामाजिक समूह हैं वो अपने अपने स्वार्थ में एक दूसरे से टकराते हैं और समाज के कल्याण के लिए कोई आगे नहीं आता, तो इसको सामाजिक विघटन कहा जाता है। तो जो समाज के लिए खतरनाक संकेत है, इससे समाज में निजी स्वार्थ, संवेदनहीनता, दिशाहीनता, वैयक्तिक, पारिवारिक तथा सामाजिक विघटन आदि बढ़ रहे हैं, जिससे मानव पीड़ा तथा मानव वेदना बढ़ रही है। अब निष्कर्ष पर आते हैं। वास्तव में साहित्य और मानव मूल्यों का संबंध नाव और गाड़ी जैसा है। तो देखिए, अब हम चले जा रहे हैं, गाड़ी पर हैं हम, बैलगाड़ी पर, और उस पर नाव लादे हुए हैं। जब नदी आई तो हमने क्या किया, नाव को नदी पर रख दिया और उसके ऊपर गाड़ी रख दी, हम बैठ गए, नदी पार हो गई। जब नदी पार करके फिर जमीन आ गई तो बैलगाड़ी को पहले उतारे, उसके ऊपर नाव रख ली और बैलगाड़ी चलने लगे। तो देख रहे हैं, नाव और गाड़ी दोनों हमें चाहिए। तो साहित्य भी चाहिए, मानव मूल्य भी चाहिए, दोनों में संतुलन भी चाहिए, ताकि चाहे वो नदी आए चाहे वो जमीन आए, हमारा काम न रुके, मानव कल्याण की गति बनी रहे। यही बात कही जा रही है कि वास्तव में साहित्य और मानव मूल्यों का संबंध नाव और गाड़ी जैसा है। जिस प्रकार जीवन यात्रा को सुगम बनाने के लिए दोनों का संतुलन अनिवार्य है, ठीक उसी प्रकार ये दोनों धाराएं एक दूसरे से हाथ मिला करके समाज में नैतिक चेतना जगाती, कौन, मानव मूल्य और साहित्य, और मानव कल्याण को गति देती है, माने प्रोत्साहित करती हैं। वर्तमान युग में हमें इस संबंध को पुनः सुदृढ़ करना होगा। जब हम साहित्य के माध्यम से मानवीय संवेदनाओं और करुणा को पुनर्जीवित करेंगे, तभी हम अपनी युवा पीढ़ी को एक जागरूक, संस्कारवान और स्वर्णिम भविष्य दे पाएंगे, क्योंकि मानव मूल्यों के आधार पर ही समाज उन्नति कर सकता है, पशुत्व के आधार पर नहीं, मूल्य विहीनता के आधार पर नहीं। ओके, थैंक्स। अब कल हम लोग साहित्य और संस्कृति का निबंध पढ़ेंगे, इसका मूल्यांकन कीजिए, इसको भाई देखिए। ओके, थैंक्स। बंद करें।